जय हिंद दोस्तों। आज कक्षा 9वीं के गणित विषय को शुरू किया जा रहा है। आज अध्याय 1 संख्या पद्धति के सभी कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को समझते हैं कि हमें इस अध्याय के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याओं को पढ़ना है। सबसे पहले बात हम करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और वो हम अनंत तक उनको गिनते रहते हैं, या फिर हम संख्या पद्धति के द्वारा इसको समझते हैं कि संख्या पद्धति में संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर जो संख्याएं स्थित होती हैं 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक रहती हैं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर के कैपिटल N से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं 1 2 3 4 अनंत तक। तो ये सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा के द्वारा हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या थीं, शून्य की दाईं ओर की सभी संख्याएं क्या थीं, प्राकृतिक संख्याएं थीं। अब यदि हम इन सभी दाईं ओर की संख्याओं के साथ साथ यदि हम इस शून्य को भी इनमें सम्मिलित कर लें, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं में इस शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तो पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, इसलिए उसके हम W से इसको प्रदर्शित करते हैं होल नंबर की। और हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, इनमें हमने क्या शामिल कर लिया, 0 को और शामिल कर लिया, तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और वो सभी प्राकृतिक संख्याएं भी उसमें शामिल होती हैं, या फिर 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक क्या कहलाती हैं। तो पूर्णांकों की यदि हम बात करें संख्या रेखा के माध्यम से ही समझते हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, उनमें हमने 0 को शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्याएं बन गई। अब यदि हम इन पूर्ण संख्याओं में 0 के बाईं ओर की ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का 0 और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। तो पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। बड़ी कक्षाओं में इसको I से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको हम जेड के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पूर्णांकों को हम समझ गए कि पूर्णांकों में क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू ये तो होते ही हैं, इसमें 0 भी होता है और 0 के साथ साथ ऋण वाली संख्याएं भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, तो वो पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में एक आता है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है, तो धनात्मक पूर्णांक से मतलब है कि वे सभी संख्याएं जो धनात्मक हैं, धनात्मक कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, मतलब वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक हैं। प्राकृतिक संख्या हमने क्या पढ़ा था, धन की संख्याएं ही पढ़ा था, तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक की यदि हम बात करें कि जो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 भी हैं, लेकिन वो कैसी हैं, ऋणात्मक हैं, इसलिए इनको हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, हम ऋणात्मक कह सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। तो जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ये हमारी क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं।
और जो हमारा जीरो बचा, तो ये जो जीरो है इसको हम बोलते हैं ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसको ना तो धन और ऋण के उसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि धनात्मक पूर्णांक को हम जेड के ऊपर ऐसा प्लस लगा देते हैं, इसे प्रदर्शित कर देते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को जेड के ऊपर माइनस लगा देते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और लेकिन q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम संख्या रेखा पर देखते हैं कि संख्या रेखा पे हमने देखा तो यहाँ पे अभी बहुत सी संख्याएं ऐसी हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन बहुत सी हैं। जैसे कि हम 1 और 2 के बीच में देखें, 1 और 2 के बीच में अभी यहाँ पे संख्या रेखा पे तो नहीं दिख रही, लेकिन हम देख सकते हैं कि 1.5 संख्या जो है 1 और 2 के बीच में है। इसी प्रकार से 1.6 भी है, 1.7 भी है। तो इस तरीके से हर संख्या के बीच में बहुत सी संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को जैसे 1.5, तो हम 1.5 है को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/15 भी लिख सकते हैं, और 15/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 3/2, तो इसमें क्या है, जो इसका अंश है वो जीरो नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इन परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसको हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं इन सभी संख्याओं के बीच में संबंध। इन सभी संख्याओं के बीच में हम संबंध की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी, जो नेचुरल नंबर थे, वो कहाँ से स्टार्ट थे, 1 2 3 4 अप टू। और यदि हम पूर्ण संख्याओं की बात करें कि W जो था वो कहाँ से स्टार्ट थे, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4, वो सभी किस में हैं, हमारी पूर्ण संख्याओं में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से पहला संबंध हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम देख लेते हैं जेड। जो जेड है उसमें क्या है, जो हमारे पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4 अप टू, ये तो थी, लेकिन इसमें क्या हुई थी, ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल हो गई थी इस तरीके से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं तो यहाँ पे हैं, यहाँ से तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो इनमें हमें संबंध निकल के आता है। अब यदि हम बात करें कि परिमेय संख्याओं के बारे में बता दूं, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, इनके बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं की यदि हम बात करें तो परिमेय संख्याओं में सभी पूर्णांक क्या होते हैं। परिमेय संख्या हमने बताया था कि 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 के बटे में 1 या कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, हम ऋण 1 के बटे में भी कुछ लिख सकते हैं। तो सभी जो पूर्णांक हैं वो क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या बनता है कि सभी पूर्णांक जो हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से हमने प्राकृतिक संख्याओं को समझा, पूर्णांक संख्याओं को समझा, पूर्णांक और परिमेय संख्या, और उनमें सभी में संबंध को हम देख चुके हैं। परिमेय संख्याओं के बाद आती है बात अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो परिमेय नहीं होती। मतलब जो संख्या परिमेय नहीं तो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं की डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा जो होती है, उसके लिए हम लिखते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q बराबर नहीं है 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं की एक और परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के रूप में कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं।
तो दशमलव प्रसार के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो एक डेफिनेशन और देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोलते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से होते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हम एक चीज़ बता दें कि हमें एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम देखें कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में यदि हम देखें तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरीके से 2 तक। और यदि हम देखें कि 1.1 और 1.2 के बीच में वो भी बहुत सारी संख्याएं हैं, 1.11, 1.12 इस तरीके से। फिर हम इन दोनों के बीच में संख्याओं में देखें, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। अब हम बात करते हैं दशमलव प्रसार के बारे में कि दशमलव प्रसार क्या कहलाता है। दशमलव प्रसार मतलब ये होता है कि यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसके बाद जो शेषफल होता है वो किस प्रकार का होता है, शेषफल बचता है या फिर पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसको हम भाग दे के हम पता कर पाते हैं कि वो पूरी तरह से उसमें भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं शांत और अशांत के बारे में। तो शांत क्या है, अशांत क्या है? तो शांत मतलब वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं शांत दशमलव के अंतर्गत आती हैं जिनमें हम किसी नंबर से भाग देने पर उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, मतलब शेषफल हमारा 0 होता है। वे संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं कि यदि हमने मान के चलो 10 में 2 से भाग दिया, छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि यदि हमने 10 में 2 से भाग दिया तो 2 पंचे 10, तो शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा शेषफल तो 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया मतलब 2 का भाग 10 में पूरी तरह से चला गया। तब यदि शेषफल हमारा 0 है तो वो संख्या जो है 10/2 शांत दशमलव कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो 10/2 संख्या जो है वो क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है। अशांत मतलब वे संख्याएं जिनमें हम भाग देते हैं लेकिन भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है या फिर भाग पूरी तरह से नहीं जाता है। जैसे कि हमने 10 में 3 से भाग दिया तो 3 त्रिका 9, शेषफल हमारा क्या बचा, 1। अब हम दशमलव रखेंगे फिर 0 आएगा, फिर हम भाग देंगे 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा। तो इस तरीके से क्या होगी, बढ़ता ही जाएगा लेकिन भाग नहीं जाएगा। मतलब हमारा जो शेषफल है वो हमेशा बच रहा है, कुछ ना कुछ उस शेषफल में आ रहा है। जैसे यहाँ तो एक ही आ रहा है, कुछ संख्या होंगी जिसमें अलग अलग आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं हो रहा है। तो वे संख्याएं जिनका हम भाग देते हैं और दशमलव के बाद भाग चलता ही जाता है लेकिन शेषफल जो है हमारा 0 नहीं होता, वे संख्या अशांत दशमलव कहलाती है। अब अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, एक अनवसानी आवर्ती होता है, एक अनवसानी अनावर्ती होता है। आवर्ती का मतलब होता है कि वे दशमलव जो एक सीक्वेंस में चलते हैं, मतलब
कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं, दशमलव के बाद संख्याएं जो हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं उनकी आवृत्ति होती जाती है। जैसे 3 3 3 3 आता जाए, 4 4 4 या फिर 2 5 2 5, इस तरीके से आवृत्ति होती जाती है। वे संख्याएं आवर्ती के अंतर्गत आती हैं। और अनवसानी अनावर्ती जो होती हैं, अनावर्ती मतलब होता है जिसमें कोई भी आवर्ती ना हो। संख्याएं आवर्ती नहीं होना चाहिए, 3 3 3 नहीं आना चाहिए, 4 4 4 नहीं आना चाहिए, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं आना चाहिए। मतलब उनका मतलब है कि भाग देने पर जैसे कि दशमलव आया, दशमलव के बाद कुछ भी संख्याएं आए, कुछ भी संख्याएं, लेकिन ये संख्याएं क्या नहीं होनी चाहिए, फिर से बार बार नहीं आनी चाहिए। तो वो संख्या अनवसानी अनावर्ती कहलाती। अब हम देखते हैं शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अनुवसानी, आवर्ती, अनवसानी, अनावर्ती की सभी के हम एक एक उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव की यदि हम बात करें तो शांत दशमलव में जैसे हमने बताया कि 10 में यदि हम 2 से भाग दें, यदि हम 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, क्या आ गया 0। हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने बताया था कि शांत दशमलव वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें हम भाग देने पर हमें शेषफल जो है 0 प्राप्त होता है, तो वे संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं। ऐसी अनेक संख्याएं जो शांत दशमलव होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं अशांत 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 दशमलव का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि 10 में यदि हम 3 से भाग देते हैं, 10 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर 0 रखा, दशमलव रखा तो 0 आया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, मतलब फिर 0 रखा, 3 त्रिका 9, 1 बचा। तो यहाँ पे देखो शेषफल हमारा क्या हो रहा है, एक एक बचता ही जा रहा है। हमारा शेषफल क्या हो रहा है, एक एक बचता ही जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा शेषफल शून्य नहीं है। और वही संख्याएं जिनमें हमें शेषफल शून्य नहीं मिलता है वे संख्या अशांत दशमलव कहलाती हैं। और हमें पता है अशांत दशमलव 2 प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उनका भी एक एक उदाहरण देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अनवसानी आवर्ती का। आवर्ती के लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमने लिया 20 में 3 से भाग दिया, 3 18, बचा 2, दशमलव रखा 0 आया, 3 18, 2 आ गया, फिर 0 रखा, 3 18। तो यहाँ पे देखो शेषफल क्या हो रहा, 2 2 बचता जा रहा है। जैसे कि हमने दिया था 10 में 3 से भाग दिया था, तब भी वहाँ पे शेषफल एक एक बचता जा रहा था। अशांत था, लेकिन कौन सा था अशांत, अनुवसानी आवर्ती था। इसी तरीके से 20 में यदि हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 6.666 करके आ रहा है, तो ये भी क्या है, अनुवसानी आवर्ती है। इसी तरीके से हम अनुवसानी अनावर्ती की यदि हम बात करें, एक सिंपल सा अनावर्ती के लिए यदि हम देख लें कि जो करणी 2 होता है, करणी 2 का मान यदि हम देखें क्या होता है, 1.1.4142135 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये जो दशमलव के बाद संख्याएं आ रही हैं, इनमें कोई भी कोई सीक्वेंस नहीं है, इनमें कोई भी एक क्रम नहीं है, इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अनुवसानी अनावर्ती कहलाती हैं। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब होता है एक आवर्धक शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखना, और जो देखते हैं इसी को हम बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि 2.665 संख्या हमें समझ में आ रहा है कि ये संख्या जो 2.665 है वो 2 और 3 के बीच में स्थित है, ठीक है। तो हमने संख्या रेखा पर देखा कि 2 और 3 कहाँ है, तो संख्या रेखा पर हमने 2 और 3 को देखा कि 2 और 3 के बीच में ये जो संख्या है वो यहाँ पे स्थित होगी।
अब 2.665 है, 2 और 3 के बीच में तो हमने देख लिया कि ये संख्या स्थित है। अब 2.6, अब हम इन दो संख्याओं को देखते हैं कि 2.6, तो 2.6, अब हम संख्या रेखा बनाते हैं दशमलव में, 2 के बाद दशमलव लेके 2.1, 2.2, 2.3 जैसे कि हमने बना के यहाँ पे रखी है और 3 तक इसको लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें चाहिए 2.6, तो 2.6 यहाँ पे है। अब 2.6 के बाद 2.7 नहीं आया, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो 2.6 से 2.7 के बीच में स्थित है। चलो, हमें ये भी पता चल गया कि ये संख्या जो 2.6 से 2.7 के बीच में है। अब हम एक संख्या रेखा बनाते हैं जो 2.6 और 2.7 के बीच में होगी। अब हम 2.6 के बाद जो दशमलव के बाद दूसरा अंक है उसको लेते हैं कि 2.6, 2.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 69 के बाद 2.7। अब हम देखते हैं ये संख्या 2.66, तो 2.66, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है, मतलब ये संख्या जो है 2.66 से लेके 2.67 के बीच स्थित है। तो हम समझ गए कि ये जो संख्या है वो 2.66 से लेके 2.67 के बीच में स्थित है। अब हम दशमलव के बाद तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं 2.66। अब 2.66 के बाद क्या आएगा 2.661, 662, 663, 664, 665, 666 और 2.667। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं 2 क्या चाहिए 665। अब 2.665, तो अब हमें इस चौथे स्टेप में हमें ये नंबर मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या रेखा पर हमें आवर्धक उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से 2.665 को प्रदर्शित करना था, तो वो संख्या यहाँ पर स्थित होगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पे देखते हैं संक्रियाओं में सबसे पहले कि यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, तब हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं एक परिमेय संख्या 2 है, यदि हम उसमें कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो 2 धन कर्णी 3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या मिलती है हमें। यदि हम इनको घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। यदि हम 2 में कर्णी 3 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 2 कर्णी 3, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 में यदि कर्णी 3 से हम भाग भी देते हैं तो 2/कर्णी 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। अब दूसरा हम देखते हैं, यदि हम एक अपरिमेय संख्या लें और दूसरी भी एक हम अपरिमेय संख्या लें, यदि हम इनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। मतलब हम इसके बारे में पहले से नहीं बता सकते कि वो परिमेय होगा या अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ एक अपरिमेय और एक दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है तो वो परिमेय और या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कर्णी 3 को यदि कर्णी 5 के साथ जोड़ें तो या घटाएं तो भी क्या है, ये अपरिमेय है। लेकिन यदि हम कर्णी 3 एक अपरिमेय है, यदि हम कर्णी 3 से ही भाग दे दें, दोनों अपरिमेय हैं, तो क्या आता है 1। या कर्णी 3 का गुणा कर दें कर्णी 3 से तो क्या आता है 3। तो ये जो नंबर है क्या है, परिमेय है। इसलिए हम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है जब हम दोनों संख्या अपरिमेय होती हैं। कुछ हम घातांक नियमों के
घातांक नियमों के बारे में हम जानते हैं कि घातांक नियम ये वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के जो नियम हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम घातांक नियमों के अंतर्गत ये बता दिया जाए कि जिस संख्या पर घात लगी होती है वो है संख्या, जैसे कि ए के ऊपर एन की घात लगी है तो संख्या जो ए है वो आधार कहलाती है, और वो जो ऊपर उसके ऊपर ये संख्या लगी होती है तो ये कहलाती है घात। इसको तो हम जानते हैं। तो घातांक नियमों में सबसे पहले नियम हम पढ़ते हैं ए के ऊपर एन की घात और ए के ऊपर एन की घात का यदि गुणा किया जाता है तो यहाँ देखिएगा कि जो आधार है हमारे समान है, इसलिए जब इन दोनों का गुणा होता है तो आधार वही रहता है लेकिन घातें जो होती हैं गुणा में वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये होता है पहला नियम। दूसरे नियम की यदि हम बात करें ए के ऊपर एन की घात में यदि हम ए के ऊपर एन की घात से भाग देते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, आधार हमारा समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ये हमारा दूसरा नियम बोलता है। तीसरे नियम की ओर यदि हम बात करें कि यदि ए के ऊपर एम की घात के ऊपर एन की घात है तो ए के ऊपर एम की घात के ऊपर एन की घात है तो क्या होता, आधार तो वही है ए, लेकिन एक कोष्टक को यदि हम हटा देते हैं तो जो घातें आपस में एक के ऊपर एक लगी हुई हैं इनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, अर्थात ए के ऊपर एम इंटू एन की घात। जो चौथा नियम है होता है हमारा कि यदि ए के ऊपर एम की घात है, अभी आधार ए है, यदि हम आधार को चेंज कर दें और घात वो एम ही रहने दें, मतलब यहाँ ये है कि आधार चेंज है लेकिन घात वही है, तो जो आधार है हमारी इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है और जो घात है वो घात लग जाती है। तो इस तरीके से ये घातांक के नियमों के अंतर्गत हम इन 4 नियमों का अध्ययन करेंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम जो क्वेश्चंस पेपर में आने हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद।